सो हेलो एवरीवन। आज साउथ इंडियन किंगडम का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे उसका ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो माय नेम इज शुभम एंड आप आई सोशल के चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं। ये बेसिकली एनसीईआरटी की 11th क्लास जो ओल्ड एनसीईआरटी है, आर एस शर्मा जी द्वारा जो लिखी हुई किताब है उसका डिस्कशन सीरीज है। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप आई सोशल के चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स वन बाय वन, चैप्टर बाय चैप्टर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं साउथ इंडियन किंगडम्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने पोस्ट गुप्ता पीरियड में क्या क्या चेंजेस हुए थे वो देखा था। फिर कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं जैसे इश्वाकू डायनेस्टी, कदम्ब डायनेस्टी, वकाटकाज और पल्लवाज। तो ये इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज के बारे में हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। आज के लेक्चर में हम बेसिकली कवर करने वाले हैं चालुक्याज ऑफ बादामी। तो चालुक्याज ऑफ बादामी के बारे में अगर हम देखें तो इनका जो रेन है वो 550 एडी से लेकर 750 एडी के बीच में है। तो लगभग 200 साल तक ये वाला जो कर्नाटक वाला जो रीजन है, अगर आप इस मैप में देख पा रहे हैं तो दिस कर्नाटक वाला जो रीजन है यहाँ पर चालुक्या किंगडम हुआ करती थी। तो चलिए इसका देखते हैं फाउंडेशन। इसको फाउंड किसने किया था, किसने एस्टैब्लिश किया था? तो इसके फाउंडर थे, उनका नाम था पुलकेशिन द फर्स्ट। ठीक है, पुलकेशिन द फर्स्ट। उन्होंने अपने इस एम्पायर को एस्टैब्लिश करने के लिए बनवासी के कदम डायनेस्टी यानी कि कर्नाटक के जो कदम डायनेस्टी के रूलर्स थे उनसे लड़ाई करी, और उसके बाद मैसूर के जो गंग राजा थे उनसे लड़ाई करी, और इसके बाद इन युद्धों के बाद एक इंडिपेंडेंट किंगडम को एस्टैब्लिश किया। ठीक है, अगर हम दो प्रोमिनेंट राजाओं की बात करें चालुक्यास की, तो सबसे पहला नाम आता है पुलकेशिन द फर्स्ट जो कि फाउंडर थे। फिर दूसरा नाम आता है पुलकेशिन द सेकंड। ठीक है, पुलकेशिन द सेकंड। अब बात करते हैं कैपिटल की। तो इनकी जो कैपिटल थी वो थी वाटापी, जिसको बादामी भी कहते हैं। ठीक है, वाटापी जिसको बादामी भी कहते हैं। अब चालुक्यास का जो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है, चालुक्यास का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वेसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को एस्टैब्लिश करना। ठीक है, वेसारा स्टाइल बेसिकली नगरा स्टाइल और द्रविड़ा स्टाइल के मिक्सचर से एक हाइब्रिड टेम्पल आर्किटेक्चर था, जिसको अगर आप देखें नगरा और द्रविड़ा के फीचर्स को मिलाकर एक हाइब्रिड टेम्पल आर्किटेक्चर को एस्टैब्लिश किया गया, जिसका नाम पड़ा वेसारा टेम्पल आर्किटेक्चर। अगर हम इंपॉर्टेंट टेम्पल्स की बात करें चालुक्यास की, तो पहला आता है बादामी के केव टेम्पल्स, दूसरा है ऐहोल के टेम्पल्स, और तीसरा है पतत्कल के टेम्पल्स। तो ये तीन इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर आपको चालुक्या के बहुत सारे मंदिर मिलेंगे। एक है आपका बादामी जो कि चालुक्यास की राजधानी थी, दूसरा है ऐहोल, ये भी कर्नाटक में मौजूद है। ठीक है, और तीसरा है पतत्कल ग्रुप ऑफ टेम्पल जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, अगर हम चालुक्यास के डिक्लाइन की बात करें तो कीर्तिवर्मन द सेकंड ये लास्ट चालुक्या रूलर थे जिनको राष्ट्रकूटाज राजा दांती दुर्गा ने हराया था। ठीक है, तो दांती दुर्गा अगर आप देखें तो दांती दुर्गा एक फ्यूडेटरी थे चालुक्या के ही। ठीक है, ही वॉज अ चालुक्यन फ्यूडेटरी, और राष्ट्रकूटास को हराकर माफ कीजिएगा, कीर्तिवर्मन द सेकंड, चालुक्या रूलर कीर्तिवर्मन द सेकंड को हराकर दांती दुर्गा ने राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की नींव रखी थी। तो कह सकते हैं कि कीर्तिवर्मन द सेकंड वाज द लास्ट चालुक्यन रूलर। ठीक है, अब बात आती है पुलकेशिन द सेकंड के बारे में, तो थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो पुलकेशिन दो सेकंड का अगर हम रेन देखें तो ऐहोल इंस्क्रिप्शन के माध्यम से हमें उनके शासनकाल के बारे में पता चलता है, जो कि 634 एडी, 609 से लेकर 642 एडी के बीच में ये उनका रेन था, और माना जाता है कि ऐहोल इंस्क्रिप्शन 634 एडी में लिखा गया था। इस इंस्क्रिप्शन को लिखा था रवि कीर्ति ने, जो कि पुलकेशिन द सेकंड के कोर्ट पोएट थे। ठीक है, ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, कन्नड़ स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हुए संस्कृत भाषा में इस ऐहोल इंस्क्रिप्शन को लिखा गया है। बेसिकली इस ऐहोल इंस्क्रिप्शन में जिक्र किया गया है पुलकेशिन द सेकंड वर्सेस हर्षवर्धन की लड़ाई, और इसमें इस युद्ध में, इस इंस्क्रिप्शन के हिसाब से इस युद्ध में पुलकेशिन द सेकंड ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। दूसरा जो सोर्स आता है वो है हुएनसैंग। हुएनसैंग वही चाइनीज ट्रैवलर हैं जो हर्षवर्धन के रेन में, हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, और चूंकि हर्षवर्धन और पुलकेशिन कॉन्टेम्पररी रूलर्स थे तो वही हुएनसैंग पुलकेशिन द सेकंड के
दरबार में भी उन्होंने दस्तक दी थी। और उनके हिसाब से, जुएनजांग के हिसाब से, पुलकेशिन II एक काफी पावरफुल रूलर थे। अगर हम पुलकेशिन II के मिलिट्री अचीवमेंट्स की बात करें तो उन्होंने हर्षवर्धन को हराया था और पल्लवा रूलर महेंद्र वर्मन वन को भी हराया था। ठीक है, तो अगर आप ये देखें, ये मैप पे अगर ध्यान दें तो पहले जब हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी को क्रॉस करने की कोशिश की, विंध्यन माउंटेन को क्रॉस करने की कोशिश की, तो उनका सामना पड़ा चालुक्याज ऑफ बादामी से, और उसके राजा थे पुलकेशिन II। तो इस युद्ध में हर्षवर्धन को हार का सामना करना पड़ा। तो हर्षवर्धन जो है इस युद्ध में हार गए। दूसरा युद्ध होता है महेंद्र वर्मन वन से, जो कि एक पल्लवा राजा थे, और इस युद्ध में महेंद्र वर्मन वन की भी हार होती है और वो मारे जाते हैं। लेकिन जब तीसरा युद्ध पुलकेशिन II लड़ते हैं नरसिंह वर्मन वन से, जो कि पल्लवा राजा थे और महेंद्र वर्मन वन के बेटे थे, इस युद्ध में पुलकेशिन II को हार का सामना करना पड़ता है और युद्ध के मैदान में उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरी पूरी कहानी है पुलकेशिन II के बारे में। अब बात आती है साउथ इंडिया के विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की, तो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखा जाए तो साउथ इंडिया में जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था वो बेसिक यूनिट ऑफ गवर्नेंस था, और वहाँ के सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में एक अहम भूमिका विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की होती थी। ठीक है, अब विलेज कई टाइप के, अलग अलग टाइप के गांव थे। ठीक है, अगर देखा जाए तो कोई एक गांव हो गया उर। ठीक है, तो उर एक बेसिकली एक छोटा एग्रेरियन सेटलमेंट हुआ करती थी। एग्रेरियन सेटलमेंट का मतलब कि यहाँ पे जितने भी लोग थे जनरली फार्मर्स थे। तो जनरली दिस उर विलेज वाज इनहेबिटेड बाय पेजेंट्स, किसान रहते थे, और एग्रीकल्चरिस्ट यानी कि जो लोग खेती वेती का काम करते थे। ठीक है, और लैंड जो है यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड थी, यानी कि लोगों के अपने खुद के खेत हुआ करते थे। दूसरा जो गांव है उसको बोला गया है सभा। ठीक है, तो ये सभा वो गांव हुआ करते थे जो ब्राह्मणों को टैक्स फ्री लैंड दिया जाता था। ठीक है, जो ब्राह्मणों को राजा टैक्स फ्री लैंड डोनेट करते थे, टैक्स फ्री जो विलेजेस गिफ्ट करते थे, उसकी विलेज असेंबली को सभा कहा गया है। ठीक है, तो उसकी विलेज असेंबली को सभा कहा गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, दूसरे टाइप के गांव थे। तीसरा गांव आता है नगरम। नगरम बेसिकली कोई टाउन या छोटे ट्रेडिंग सेंटर हुआ करते थे, जहाँ पे जनरली मर्चेंट्स, आर्टिसंस और ट्रेडर रहा करते थे, और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की मर्चेंट गिल्ड यानी कि मर्चेंट्स की एक कम्युनिटी थी, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी। तो ये तीन टाइप के गांव आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं। उर हो गया, जो कि नॉर्मल कोई भी गांव है उसको उर बोलते थे, वहाँ की विलेज असेंबली को उर कहते थे। अगर कोई गांव ब्राह्मण को दान दिया हुआ गांव है तो उसको, उसकी विलेज असेंबली को सभा कहते थे। और नगरम जनरली उन गांव को कहते थे जहाँ पे जनरली मर्चेंट्स रहा करते थे, जहाँ पे जनरली मर्चेंट्स रहा करते थे। अब इस विलेज के मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इस विलेज के मैनेजमेंट का काम जनरली वहाँ के एल्डर्स करते थे, जिनको महाजन कहा गया है। एल्डर्स करते थे जिनको महाजन कहा गया है। महाजन बेसिकली वहाँ के उसी गांव के रहने वाले एल्डर लोग थे, यानी कि बूढ़े और जो मतलब कि समझदार जो लोग होते हैं, जिनकी जो गांव में जिनकी पकड़ होती है, जो जो समझदार होते हैं, इस वजह से लोग उनकी बात मानते हैं। तो एल्डर्स ऑफ द विलेज दे वर कॉल्ड महाजन। वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और समझदार हुआ करते थे। वो बेसिकली कोई भी किसी के बीच में कोई लैंड डिस्प्यूट है, टैक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इरिगेशन का काम है, फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करना है, या किसी भी टाइप का पब्लिक वर्क है, या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हो, तो ये सारे काम जनरली जो है महाजन के महाजन की लीडरशिप में हुआ करते थे। ठीक है, और उनके फैसले जनरली सारे गांव वाले रिस्पेक्टफुली मानते थे। ठीक है, तो मोटा मोटा अगर आप देखें तो साउथ इंडिया की जो सोसाइटी थी वहाँ पे डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जहाँ पे जो विलेज असेंबलीज थी काफ़ी एफिशिएंट तरीके से काम करती थी, और एक कह सकते हैं कि वो एक सेमी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करती थी। ये काफ़ी ऑटोनॉमस भी होती थी, ये अपने फैसले खुद से ले सकती थी, जिसमें राजा की बहुत ज़्यादा दखलंदाजी नहीं हुआ करती थी। अब बात आती है सोशल स्ट्रक्चर की। तो 600 से लेकर 1200 के बीच में समाज में कुछ बदलाव हुए। वो बदलाव क्या है? तो बेसिकली ये जो टाइम पीरियड था इसमें ब्राह्मणों का काफी ज्यादा समाज में बोलबाला हो गया था। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट्स मिलने लगी थी।
ठीक है, ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में राजा जो है गांव गिफ्ट करने लगे थे, जिसकी वजह से ब्राह्मणों का जो डोमिनेंस है सोसाइटी पे बढ़ता चला गया। ठीक है, ये जो जमीनें ब्राह्मणों को दी जाती थी उनको अग्रहारा लैंड, ब्रह्मदेव लैंड या देवदान भी कहा जाता था। ठीक है, और इस लैंड मिलने की वजह से अब जो ब्राह्मण है वो एक तरीके से लैंडलॉर्ड बन गए, जमींदार बन गए। तो शिक्षा के साथ साथ, ज्ञान के ऊपर उनकी पकड़ होने के साथ साथ अब धन के ऊपर भी उनकी काफी पकड़ हो गई थी, जिसकी वजह से उनका जो डोमिनेंस है सोसाइटी में काफी ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, अब ब्राह्मण एक तरीके से प्रिविलेज का क्लास हो गए थे, और जो बिना मतलब एक तरीके से, जैसे आप फ्रांस की रिवॉल्यूशन के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पे किस तरीके से जो प्रीस्टली क्लास थी, जो फर्स्ट स्टेट था, वो कोई टैक्स नहीं देता था और एक आराम की जिंदगी जीता जीता था। तो वही सेम केस जो था इन ब्राह्मण्स के साथ भी था। ये लोग टैक्स भी नहीं देते थे और एक तरीके से जमींदार बन के उभरे, और एक उनका जो समाज में जो कंट्रोल है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। तो दे प्लेड की रोल इन रिलीजियस aspects, education, justice, and they also helped in legitimization of the kingship। ये क्या होता है ये हम देखेंगे। अब इसी टाइम पीरियड में सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे नॉन क्षत्रिय जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो अपने राजा के खिलाफ बगावत करके अपनी इंडिपेंडेंट किंगडम एस्टैब्लिश कर रहे थे, लेकिन उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो क्षत्रिय नहीं थे, और राज्य करने के लिए क्षत्रिय होना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। क्योंकि अगर आप क्षत्रिय हैं तो लोग आपकी बात मानते हैं, आपकी अथॉरिटी को लोग एक्सेप्ट करना आसान होता है अगर आप क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते हैं। तो सोसाइटी में क्षत्रिय के रूलर होने की एक्सेप्टेंस थी, इस वजह से अब चूंकि आप मानिए, इमेजिन करिए कि आप तो क्षत्रिय नहीं है लेकिन आप राजगद्दी पर तो बैठ गए। अब आपको क्लेम करना पड़ेगा कि आप क्षत्रिय हैं, तो आपको क्षत्रिय बनाएगा कौन? तो बनाएगा ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मणों ने बहुत सारे वेदों से कुछ रिचुअल्स को निकाला। उन रिचुअल्स का जैसे कि नाम है, एक हिरण्यगर्भ, एक का नाम है व्रत से स्तोमा। तो ये कुछ वैदिक रिचुअल्स थे जिसके माध्यम से ऐसा माना जाता है कि अगर कोई राजा इन वैदिक रिचुअल्स, इन यज्ञ को अगर प्रैक्टिस करेगा, प्रोफेस करेगा, तो वो ही विल बी रिबॉर्न एज अ क्षत्रिय। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा, मतलब इसी लेक्चर में पहले देखा कि दांती दुर्गा करके एक चालुक्यास के फ्यूडेटरीज थे, उन्होंने कीर्ति वर्मन द सेकंड को हराकर राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की नींव रखी। लेकिन दांती दुर्गा क्षत्रिय नहीं थे, और क्षत्रिय नहीं होने की वजह से दांती दुर्गा को फिर हिरण्यगर्भ, ठीक है, हिरण्यगर्भ यानी कि वूम ऑफ द डियर, जिसको इंग्लिश में अगर बोले वूम ऑफ द डियर, ये एक वैदिक रिचुअल्स था, उसको नो ऑर्गेनाइज करना पड़ा, और ऐसा माना जाता है कि ही वॉज रिबॉर्न एज अ क्षत्रिय। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो ब्राह्मण जो है लैंड होल्डर भी बन गए, लैंडलॉर्ड कम्युनिटी बन गए, और ऊपर से यहाँ पे ब्राह्मण एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभा रहे हैं किसी भी नॉन क्षत्रिय राजा को क्षत्रिय बनाकर गद्दी पर बिठाने में। तो ये भी इस फैक्टर ने भी काफी ज्यादा एक अहम भूमिका निभाई ब्राह्मणों के वर्चस्व को समाज में एस्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो इसकी वजह से भी अगर आप देखें कि सोशल मोबिलिटी, अगर आप देखें कि ब्राह्मणों का समाज के ऊपर कंट्रोल और ज़्यादा बढ़ता चला गया, और लैंडलॉर्ड भी थे, एजुकेशन के ऊपर भी कंट्रोल है, अब उनके पास पॉलिटिकल पावर भी धीरे धीरे आती चली गई। इसी टाइम पर ब्राह्मणों ने एक और कंसेप्ट को डिवाइस किया। कंसेप्ट का नाम था धर्म महाराज। धर्म महाराज का मतलब है कि राजा का सबसे पहला कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना। तो धर्म कभी भी अगर कहीं पर धर्म की हानि हो रही है तो इट इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ द किंग टू अपहोल्ड द धर्म। गीता में भी इसी के बारे में बात की गई है। तो यहां पर कंसेप्ट आया धर्म महाराज का। बेसिकली धर्म महाराज का मतलब है कि राजा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है धर्म की रक्षा करना और अपने सब्जेक्ट्स की रक्षा करना, यानी अपनी प्रजा की रक्षा करना। ठीक है, तो एक तरीके से जो धर्म का कंसेप्ट है उसने राजा की पावर्स को कंट्रोल करने का भी काम किया, कि राजा अपनी मनमर्जी कुछ भी नहीं कर सकता था, उसको धर्म के जो नियम कानून है उसी के अंतर्गत, उसी के तहत किंग हैज टू एक्ट अपॉन। ठीक है, तो बेसिकली किंगशिप वाज लेजिटिमाइज्ड एज अ मोरल एंड रिलीजियस ड्यूटी, नॉट जस्ट एज अ पॉलिटिकल अथॉरिटी।
कि राजगद्दी पर बैठना सिर्फ पदभार नहीं है, ये बेसिकली एक कार्यभार है, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है। आप एक प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधान सेवक है बेसिकली, जैसा कह सकते हैं कि प्रधान सेवक वाला कंसेप्ट आया, धर्म महाराज। ठीक है, तो ये था बेसिकली साउथ इंडियन किंगडम्स के बारे में। अगले लेक्चर में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंडियन फिलोसफी पे अगला लेक्चर होगा, तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। और थोड़ा सा इसको ध्यान से इस लेक्चर को देखने की जरूरत भी होगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट और जो आइडियाज हैं थोड़े से एब्स्ट्रैक्ट और कॉम्प्लेक्स हैं। तो बने रहिएगा, अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर दीज लेक्चर्स विद योर फ्रेंड, ताकि ये उन तक भी पहुंचे। एंड आप जब लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और मेरा सब्सक्रिप्शन बढ़ते हैं, मेरे व्यूज बढ़ते हैं लेक्चर्स के, दैट एक्ट एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।